नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के, जिसमें आज हम बात करेंगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। और इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ स्टूडेंट्स। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नम्रता चौहान है। नम्रता, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो है किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जाए? बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है, जो हमारा जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज़ मोर थ्योरेटिकल रादर देन प्रैक्टिकल। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए, ताकि हम हर एक अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर कर पाएँ। हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी फील्ड चूज़ कर पाए। अगर वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, हम इससे फोकस कर पाएंगे। डॉक्टर और इंजीनियरिंग से सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियरिंग पे ही फोकस करने से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा एक ही तरफ रिलायबल हो रहा है। इसी तरीके से हमारी जो प्राचीन शिक्षा नीति थी, उसमें भी महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा था कि हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए, ना कि थ्योरेटिकल बेस्ड होनी चाहिए। इससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, ना कि रटेगा। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यवहारिक रहे, प्रैक्टिकल रहे, ऐसा कहना है नम्रता जी का जो है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान, जैसा कि अभी नम्रता जी ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ फोकस करना चाहिए। हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास तक का एजुकेशन है उसमें गवर्नमेंट्स जो हैं, सरकारें जो हैं, बच्चों को घर से स्कूल तक लाने में जो है काफ़ी जद्दोजहद करती हैं, जिसमें उनको मिड डे मील की स्कीम हो गई है, किताबें फ्री में बांटना हो गया, फ्री एजुकेशन हो गया। तो जब तक हम फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तब तक क्या हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जो है दुरुस्त नहीं कर पाएंगे? सर देखिए, जैसा कि आपने अभी बोला कि मिड डे मील प्रोग्राम वगैरह का, तो वो सब ना मेनली आंगनवाड़ी में होता है, जहाँ पे वो बच्चे आते हैं जो बेटर एजुकेशन प्राइवेट स्कूल वगैरह होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे उनके पेपर हुए, उसमें उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो उस पर कुछ अवार्ड देना उनको, तो उनके अंदर ना एक मोटिवेशन आएगी कि हाँ यार, हमें पढ़ना है, हमें ये चीज़ मिल रही है। जैसे अगर उनका टेस्ट हुआ, उसमें 10 में से उनके 9 है, तो उनको कुछ चॉकलेट देना या फिर कुछ भी ऐसा देना, तो एक ना वो आता है अंदर से कि हाँ, हमें करना है ऐसा। तो और ऊपर से कुछ लैंग्वेजेस में भी वो होना कि कुछ बच्चे मराठी में कंफर्टेबल हैं, कुछ गुजराती में कंफर्टेबल, तो उन्हें उनके लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ाना, वो भी उन्हें कि हाँ हम कंफर्टेबल इस चीज़ में, तो आई थिंक वैसे वो बेटर कर पाएंगे। आपने लैंग्वेज की यहाँ पे बात की, नम्रता जी, इन्होंने लैंग्वेज की बात की है। अब मिडिल क्लास तक जो है ख़ास तौर पर रीजनल जो भाषा है, मातृभाषा के अंदर जो है शिक्षा को देने की सिफारिश दी जा चुकी है। NEP 2020 के अंदर भी जो है NCERT ने एक ऐसा करिकुलम तैयार कर लिया है जहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है ख़ास तौर पर जो रूरल एरिया के अंदर रहते हैं, सेमी अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं, उनको रीजनल लैंग्वेज के अंदर सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इस मुद्दे के ऊपर जो है आपको नहीं लगता कि जो हम स्कूलों में थर्ड लैंग्वेज सिखाते हैं, चाहे वो फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई या जापानीज़ लैंग्वेज हो गई, उसका जो है बायकॉट करना जो है किस हद तक सही है? ये बिल्कुल सही है कि हमें जो वेस्टर्न लैंग्वेजेस और वेस्टर्न कल्चर्स है वो कुछ ज़्यादा ही हमारे हिंदुस्तान में आ चुका है, तो इसको बायकॉट करना तो बहुत ही ज़रूरी है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर बाकी हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, चाइना, कोरिया या किसी भी देश की बात करें, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट है, वो लोग अपनी ही भाषा में करते हैं, ताकि वो लोग एक सिंगल लैंग्वेज में अच्छे से ग्रो करते हैं और सीखते हैं। वहीं हमारे देश में एक तो पहले इतने भिन्न भिन्न प्रकार के देश है जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। इसी में इतने मतभेद रहते हैं कि साउथ इंडियंस को सिर्फ साउथ की लैंग्वेज बोलनी है, और अगर वो अलग कॉमन लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो वो लोग इंग्लिश ही चूज़ करते हैं, ना कि हमारी हिंदी मातृभाषा। और सिर्फ 14 दिन का हिंदी सप्ताह मना के सब कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, ऐसा जो है साप्ताहिक सेलिब्रेशन करके हम जो है अपनी राजभाषा को जो है सम्मान नहीं दे पा रहे हैं ठीक से। इसलिए NCERT ने ख़ासतौर पर NEP 2020 में के अंदर जो है राजभाषा और ख़ासतौर पर जो रीजनल लैंग्वेज है उनको प्रमोट करने के लिए करिकुलम के अंदर, एजुकेशन के अंदर ये सिस्टम जो है रखा है, ताकि रीजनल लैंग्वेज में जो बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, अपनी स्किल्स को जो है वो बाहर निकाल के लाएँ। कॉलेज लेवल के ऊपर अगर हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हायर एजुकेशन की तरफ भी देखा जा रहा है कि बच्चों का, स्टूडेंट्स का ख़ास तौर पर जो पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका है वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है मेडिकल लाइन और अकाउंटेंसी हो गया और IIT लेवल तक ही जो है हमें देखने को मिलता है। रेस्ट ऑफ दी जगह जो है बच्चा क्लासरूम से जो है वो कटा नज़र आता है। ऐसा क्यों?
सर इसमें तो देखा जाए तो थोड़ी गलती भारत सरकार और इंडियन सिटीजन्स की है। हम इतना ज़्यादा मेडिकल और आईआईटी की तरफ फोकस हो चुके हैं कि हमें सोसाइटी भी सुनने को मिलता है कि अरे मेडिकल नहीं करा रहे, आईआईटी नहीं करा, फिर तो तुम कुछ नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले तो सबको अपने मन से ये ख्याल निकाल देना चाहिए कि अगर आईआईटी और मेडिकल नहीं हुआ तो बच्चे का करियर खत्म है। अभी बहुत से नए प्रोग्राम्स हैं, हर चीज़ में करियर है। और बात रही लैंग्वेजेस की, तो अभी के टाइम पे ना सिर्फ कोई भी है जब करियर स्टार्ट करते तो वो सिर्फ ये नहीं सोचता है कि उसे इंडिया में ही रह जाना है, लोग फॉरेन जाने की सोच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि फॉरेन में हर कोई इंग्लिश ही समझ पाए, कोई हिंदी समझ पाए, तो वहाँ की लैंग्वेज भी सीखना ना जरूरी होता है और हर एक चीज़ में स्किल डेवलप करना जरूरी होता है। तो हर तरीके की लैंग्वेज जो है सीखना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा मुस्कान जी ने कि रीजनल भाषा को लागू किया जाए, रीजनल भाषा में पढ़ाया जाए, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर की लैंग्वेजेस हैं उसको भी जो है करिकुलम के अंदर जो है शामिल करके रखा जाए। नम्रता जी, एक सवाल, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के बीच का जो मतभेद है उसमें भी जो है उभर कर सामने आता है कि सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने वाला बच्चा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, और ख़ास तौर पर इंग्लिश बोलने वाला बच्चा और हिंदी बोलने वाला बच्चा, ये कंपैरिजन जो है हम देखते हैं सोसाइटी में भी होती है, सिस्टम में भी होती है और स्कूल लेवल पर भी होती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो मतभेद है और ये जो गैप है, इम्बैलेंस है, इसको कैसे दूर किया जाए? सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी की ऐसी धारणाएं हैं कि जो बच्चा इंग्लिश बोलेगा वही पढ़ने में अच्छा है, जो बच्चा हिंदी या हमारी आम मातृभाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो बच्चे की एजुकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अगर बात करें सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बच्चों की, तो यहाँ तो वही है कि सिस्टम का खेल है सब कुछ, कि सरकारी स्कूल में ये होता है कि बच्चे 5 आएँ या 10, टीचर को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर प्राइवेट स्कूल होता है तो उन लोगों को अपनी रिपोर्ट और हमेशा अपना वो फीडबैक देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अगर हम हर जगह फीडबैक सिस्टम रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारा प्राइवेट और ये सरकारी वाला जो सोच है वो ख़त्म हो जाएगी वहीं पर। तो फीडबैक सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव बनाने की बात कर रही हैं नम्रता जी जो है। एक अंतिम सवाल मुस्कान जी, स्कूलों तक किस तरीके से जो है ख़ास तौर पर रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ के छात्रों को जो है स्कूलों तक, घर से स्कूलों तक कैसे लेकर आया जाए? सर जैसे कि आपने इस शुरुआत में बताया था कि मिड डे मील प्रोग्राम चल रहे हैं, हमें वैसे ना और भी प्रोग्राम्स लेके आने पड़ेंगे और सरकार को रूरल एरियाज़ के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक भारत का रूरल क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा हम भारत को डेवलप कंट्री कैटेगरी में नहीं मान सकते हैं। आज भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो ऐसा सोचते हैं, अरे बच्चा 10 साल का हो गया, 18 का हो गया, अब काम पे लगा दो अपने साथ। तो वो जब पढ़ेंगे तो काम में अगर वो एक दिन का 1000 रुपया कमा रहे हैं ना, तो वो अगर पढ़ के जॉब लेंगे तो एक दिन का कितना कमा लेंगे, कुछ तो देश का नाम रोशन कराएंगे। यानी कि आपका कहना है कि एक तरीके से गरीबी और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं एक हद तक जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जो है इफेक्ट पहुंचा रही है। हाँ जी, पूरे तरीके से सर। जैसे जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है ना, और इवन वो आंगनवाड़ी में जाने वालों के बच्चे कितने होते हैं जो वो मजदूर होते हैं, तो मजदूरों को अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वो बच्चों को तो काम पे लगाएंगे, उनकी भी मजबूरी होती है एक तरीके से। तो अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट बेटर मिलेगी, पैसे बेटर मिलेंगे, तो वो भी अपने बच्चों को बोलेंगे हाँ तुम जाओ पढ़ो ताकि और बेटर जिंदगी जी पाओ। तो आपने देखा किस तरीके से नम्रता जी ने बताया कि मजबूरी में जो है मजदूरी कर रहे हैं, इसलिए जो है स्कूल से कटे हुए हैं। तो इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आइए उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और क्या क्या चेंजेस किए जा सकें ताकि घर से स्कूल तक और घर से कॉलेज तक जो है बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो पहुंच है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। क्या नाम है आपका? सर नित्या दुबे। नित्या जी, आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे जो है स्कूलों के अंदर ख़ास तौर पर जो है बच्चों की जो पहुंच है, घर से स्कूलों तक बच्चों की पहुंच को, स्टूडेंट्स की पहुंच को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके? सर मेरा तो मानना है, और मैं अभी भी जैसे गांव एरिया में देखती हूँ, मैं वहीं से हूँ, गांव से ही हूँ। वहाँ के बच्चों की और जो प्राइमरी स्तर के बच्चों की है वो कंडीशन इतनी ख़राब है कि बच्चे बैठे क्लास में बैठे तो रहते हैं लेकिन टीचर उन्हें ध्यान नहीं देता, पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता है कि वो एक अलग कम्युनिटी से आते हैं, वो गांव से है, रूरल एरिया से है। तो मुझे लगता है ये प्राइवेट जो हमारी स्कूलें हैं, जितना उनमें ख्याल किया जाता है, उन्हें अपने रेपुटेशन का ख्याल होता है, वैसे ही कि सरकार हमारे गवर्नमेंट को भी, स्कूल को भी ऐसे ही बच्चों को वो प्रोवाइड करे, वो सुविधा प्रदान करे ताकि उन्हें भी एक अच्छे स्तर और एक अच्छे एजुकेशन से उभारा जा सके और एक नई कम्युनिटी का गठन किया जा सके।
तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जिस तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उसी के पैरेलल जो है ग्रामीण इलाकों के अंदर जो स्कूल हैं, अगर उनको भी इस लेवल पे लेकर आया जा सके तो बच्चों को जो है घर से स्कूल तक लाया जा सकता है। स्कूलों से आगे बढ़ते हैं, कॉलेज लेवल पर भी देखा जाता है कि स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो ख़ास तौर पर जो है कॉलेज तो आती है लेकिन जो है क्लासरूम तक नहीं पहुंचती है। इसमें क्या कारण देखते हैं, किस किस तरीके के रीजंस हैं इसमें? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजना है। संजना जी, जो है स्कूल लेवल से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो कॉलेज लेवल पर भी देखा जाता है कि स्टूडेंट जो है हमारा घर से कॉलेज तो पहुंचता है लेकिन कॉलेज से क्लासरूम तक नहीं आ पाता। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न हो सकते हैं? सर कॉलेज ने पूरा सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है, एजुकेशन दे रहे हैं, तो बच्चों के अंदर यही है कि अब कॉलेज में आ गए हैं तो अब क्या ही है, अब आ जाएंगे पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है कॉलेज में। तो हमें अपनी अटेंडेंस पूरी करनी चाहिए ताकि बच्चे फिर आएँ और पढ़ें। बच्चे आएँ और पढ़ें जो है, क्योंकि जब तक वो क्लासरूम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जो बेसिक एजुकेशन है, छात्रों को जो बेसिक नॉलेज है सिस्टम की, वो कैसे प्रोवाइड कराई जाएगी? आपका क्या कहना है इस बारे में? सर मुझे लगता है कि बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें पूरी अटेंडेंस अपनी पूरी करनी चाहिए। जब कॉलेज और हमारा स्कूल इतनी फैसिलिटी दे रहा है तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और हमें उस तरह ही एजुकेशन लेना चाहिए जिस तरह हमें हमारा कॉलेज दे रहा है। तो जिस तरीके से कॉलेज और स्कूल आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, एटलीस्ट जो है जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है वहाँ पे एटलीस्ट जो है स्टूडेंट कम्युनिटी को जो है वहाँ पहुँचना चाहिए। और जिस मकसद से जो है स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं वो मकसद जो है तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जो है स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज की क्लासरूम तक जो है नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा देखा जाता है कि ख़ास तौर पर सरकारी जो स्कीम्स होती हैं वो एक तरीके से सरकारी दफ्तरों से निकलती ज़रूर हैं लेकिन ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती है। तो इसमें करप्शन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में जो है सभी को जो है समान रूप से जो है सरकारी सिस्टम का फ़ायदा मिले, तो इसके लिए जो है सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस किस तरीके के सुधार होने चाहिए? सर जैसे ग्रामीण क्षेत्र पे देखा जाए आंगनवाड़ी में मिड डे मील मिलता है, तो मिड डे मील से फ़ायदा भी बहुत लोगों को हुआ है। जैसे जो ज़्यादातर इस मिड डे मील का फ़ायदा उठाते हैं वो पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं। वो चाहते हैं उनके बच्चे को एक वक्त की रोटी मिल जाए, तो इससे ये है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। उनके अंदर एक दिमाग में आता है कि हमारे बच्चे को एक वक्त की रोटी मिल जाएगी इसलिए वो स्कूल जाएँ, और बच्चों के अंदर भी होता है कि हमें खाने के लिए मिलेगा तो इसलिए वो पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मिड डे मील का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मिड डे मील के ज़रिए जो है बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन क्या ये मिड डे मील भी जो है सही तरीके से जो है उन छात्रों तक, उन स्टूडेंट्स तक, उस परिवार तक पहुंच पाता है जहां तक इसको पहुंचना चाहिए? सर ये तो है कि मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स तो निकाल देती है लेकिन उसका फीडबैक नहीं लेती कि बच्चे सच में आ रहे हैं या बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स का भी बहुत ध्यान रखें कि क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, ये गवर्नमेंट को एक चेक रखना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। तभी प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल में बहुत भेदभाव किया जाता है क्योंकि टीचर्स ही नहीं आते स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल में ख़ासतौर पर टीचर्स पहुंचते हैं लेकिन वो भी क्लासरूम में जो है किस तरीके से बच्चों को अपना आउटपुट दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मिड डे मील स्कीम जो है सही तरीके से जो है उन स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यही क्वेश्चन आपसे है कि कैसे सुधार किया जाए इस सिस्टम के अंदर कि सरकारी स्कीम जो है इक्वल तरीके से जो है आउटकम बेस्ड तरीके से पहुंचे। सर मेरा तक जहाँ ख्याल है कि करप्शन को रोकना चाहिए। जो बीच में घोटाले होते हैं, करप्शन होता है, सरकार तो स्कीम लागू कर देती है, सरकार अपना बजट पेश कर देती है, उतना दे देती है कि हाँ बच्चों को ये प्रोवाइड किया जाए, ये उनके लिए सफिशिएंट है, इतना दिया जाए, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। जो हमारे बीच में जो घोटाले होते हैं, जो करप्शन होते हैं, इनको रोका जाए। मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगी। तो एजुकेशन सिस्टम में अगर सुधार लाना है तो एक हद तक सरकारी इच्छा शक्ति, सरकारी मशीनरी का सही तरीके से संचालन होना बहुत ज़रूरी है। एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, जो होता तो है लेकिन वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह जाता है। एक अच्छा फीडबैक सिस्टम होना चाहिए जिस तरीके से प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के बीच का जो भेदभाव है उसको भी जो है दूर किया जा सके। तो इसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार शाम 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में।